नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। भारत ने 41 साल के बाद फिर से लहराया अंतरिक्ष में तिरंगा। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भरी उड़ान। शुभांशु ने अंतरिक्ष से पहले संदेश में देशवासियों से किया यात्रा से जुड़ने का आह्वान। कहा, मेरे कंधे पर मेरा तिरंगा, पूरा देश मेरे साथ। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सकुशल उड़ान भरने पर लखनऊ सहित देश भर में खुशी का माहौल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। शुभांशु के भावुक माता पिता बोले, बेटे पर है गर्व। पीएम मोदी ने आपातकाल को बताया लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय। लोगों से की उस वक्त से जुड़े अनुभव साझा करने की अपील। प्रधानमंत्री के आपातकाल के अनुभवों पर आधारित पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज का गृह मंत्री करेंगे विमोचन। संविधान हत्या दिवस पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीयों का एक और जत्था स्वदेश लौटा। ईरान और इजराइल से अब तक 3,452 भारतीयों को सुरक्षित घर वापसी। श्रीलंका और नेपाल के नागरिक भी निकाले गए। भारत के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। भारत वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक नया इतिहास रच दिया है। शुभांशु शुक्ला ने भारतीय समयानुसार दिन 12:01 पर नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी। ग्रुप कैप्टन शुभांशु 4 सदस्यीय दल का हिस्सा हैं, जो फैल्कॉन 9 रॉकेट के जरिए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए हैं। इससे पहले एक्सियोम 4 मिशन कई बार टाला जा चुका था। भारत के अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा इससे पहले 3 अप्रैल 1984 को स्पेस मिशन पर सोवियत संघ की मदद से गए थे। शुभांशु शुक्ला लखनऊ के रहने वाले हैं और एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन पद पर हैं। 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें स्पेस मिशन के लिए चुना गया था। करीब 14 दिन तक अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहकर वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। इस मौके पर शुभांशु के परिवार समेत पूरे भारत में हर्षोल्लास का माहौल है। शुभम के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने कहा कि उन्हें ऐसे बच्चे का पिता होने का गर्व है। उन्होंने आज अपने जीवन का सबसे सुखद दिन बताया। हालांकि इससे पहले इस मिशन की लॉन्चिंग कई बार टाली जा चुकी है। पहले ये मिशन 29 मई को लॉन्च होना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण इसे टाल दिया गया। बहुत अच्छा लग रहा है। तरह करते हैं कि मतलब उसने आप लोगों ने किया, ये हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं और मिशन उसका सक्सेसफुल रहा है। अभी ईश्वर की कृपा है। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपना पहला संदेश में भारतवासियों को अभिवादन करते हुए अपनी अंतरिक्ष यात्रा को भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत बताया। अपने अंतरिक्ष यात्रा को कमाल की यात्रा बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके कंधे पर लगा तिरंगा उन्हें ये बता रहा है कि वो अलग नहीं, सबके साथ है। उन्होंने तमाम देशवासियों से इस यात्रा का हिस्सा बनने का भी आह्वान किया। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि सभी देशवासी मिलकर भारत की मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वॉट अ राइड। 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष में उड़ान पर सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि जैसे ही ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारत के लिए अंतरिक्ष में एक नया मील का पत्थर बनाया, पूरा देश एक भारतीय के सितारों तक की यात्रा से उत्साहित और गौरवान्वित है। वो और अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के एक्सियोम मिशन 4 के उनके साथी अंतरिक्ष यात्री साबित करते हैं कि दुनिया वास्तव में एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। इस मिशन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं, जो नासा और इसरो के बीच स्थायी साझेदारी को दर्शाती है। चालक दल द्वारा किए जाने वाले व्यापक प्रयोगों से वैज्ञानिक अध्ययन और अंतरिक्ष अन्वेषण की नई सीमाएं सामने आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष में उड़ान पर सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि हम भारत, हंगरी, पोलैंड और अमेरिका के अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाले अंतरिक्ष मिशन के सफल प्रक्षेपण का स्वागत करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनने की राह पर हैं। वह 1.4 अरब भारतीयों की इच्छाओं, आशाओं और आकांक्षाओं को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। उन्हें और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को सफलता की शुभकामनाएं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवानगी को भारत के लिए गौरव का क्षण बताया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। वास्तव में ये भारत के लिए गर्व का क्षण है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये भारत के विकसित भारत के शिखर पर पहुंचने का अग्रदूत है। Through Chandrayaan before anybody else, and today we are collaborating with NASA in an equal measure, in an equal platform. So India is no longer a follower, it is actually an equal partner. And let me also put it on record that Shubhanshu Shukla, the Indian member of the crew, is going to be the most crucial component of this entire mission, which is going to last about 2 weeks or so. It might be plus minus, because he's the pilot and he's going to perform 7 exclusive experiments which have been designed by India, which have been, the kits have been provided by India. भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं। सफल लॉन्चिंग के बाद भारतीय वायुसेना ने एक्स पर लिखा, आसमान को जीतने से लेकर सितारों को छूने तक भारतीय वायुसेना के युवा योद्धा की अदम्य भावना से प्रेरित एक यात्रा। और संविधान हत्या दिवस से जुड़ी कुछ खबरें। पच्चीस जून 1975 को घोषित आपातकाल के आज 50 साल पूरे हो रहे हैं। इस दिन को आज संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आपातकाल लगाए जाने के 50 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को गिरफ्तार कर लिया था। पीएम ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए आगे लिखा, हम आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वाले हर व्यक्ति को सलाम करते हैं। ये पूरे भारत के लोग थे, सभी क्षेत्रों से, विभिन्न विचारधाराओं से, जिन्होंने एक ही उद्देश्य के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, भारत के लोकतांत्रिक ताने बाने की रक्षा करना और उन आदर्शों को संरक्षित करना जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन समर्पित किया। ये उनका सामूहिक संघर्ष था जिसने सुनिश्चित किया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार को लोकतंत्र को बहाल करना पड़ा और नए चुनाव कराने पड़े, जिसमें वे बुरी तरह हार गए। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि
कि हम अपने संविधान में सिद्धांतों को मजबूत करने और एक विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं। हम प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएं और गरीबों और दलितों के सपनों को पूरा करें। पीएम ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि जब आपातकाल लगाया गया था तब मैं आरएसएस का युवा प्रचारक था। आपातकाल विरोधी आंदोलन मेरे लिए सीखने का अनुभव था। इसने हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को बचाए रखने की अहमियत को फिर से पुष्ट किया। साथ ही मुझे उस वक्त के विभिन्न राजनीतिक स्पेक्ट्रम के लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे खुशी है कि ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने उन अनुभवों में से कुछ को एक किताब के रूप में संकलित किया है, जिसकी प्रस्तावना श्री HD देवेगौड़ा जी ने लिखी है, जो खुद आपातकाल विरोधी आंदोलन के दिग्गज थे। पीएम मोदी ने आगे लिखा, द इमरजेंसी डायरीज में आपातकाल के वर्षों के दौरान मेरी यात्रा का वर्णन है। इसने उस समय की कई यादें ताज़ा कर दी। मैं उन सभी लोगों से अपील करता हूं जो आपातकाल के उन काले दिनों को याद करते हैं या उनके परिवारों के उस दौरान कष्ट झेले हैं, वे अपने अनुभवों को सोशल मीडिया पर साझा करें। इससे युवाओं में 1975 से 1977 तक के शर्मनाक समय के बारे में जागरूकता पैदा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में आपातकाल लगाए जाने के 50 साल पूरे होने पर एक्स पर लिखा, आज से 50 साल पहले भारतीय लोकतंत्र का आपातकाल के माध्यम से गला घोटने का कुत्सित प्रयास किया गया था। आपातकाल को लोग आज भी भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के रूप में याद रखते हैं। संविधान को दरकिनार करते हुए जिस तरीके से देश पर आपातकाल थोपा गया, वह सत्ता के दुरुपयोग और तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है। तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। ऐसी कोई संवैधानिक संस्था नहीं बची थी जिसका गलत इस्तेमाल न किया गया हो। मगर इस देश में जो लोकतांत्रिक परंपराएं रही हैं, उनको चाहकर भी तत्कालीन सरकार मिटा नहीं पाई। आज भारत में लोकतंत्र जीवित है। इसके लिए आपातकाल में जिन्होंने भी संघर्ष किया, जेल काटी और यातनाएं सही, उन सभी का बहुत बड़ा योगदान है। भारत की आने वाली पीढ़ियां उनका योगदान कभी भुला नहीं सकती। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है, ताकि हर देशवासी को स्मरण रहे कि तानाशाही कैसे लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में आपातकाल लगाए जाने के 50 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आपातकाल कांग्रेस की सत्ता की भूख का अन्याय काल था। 25 जून 1975 को लगे आपातकाल में देशवासियों ने जो पीड़ा और यातना सही, उसे नई पीढ़ी जान सके, इसी उद्देश्य से मोदी सरकार ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस का नाम दिया। ये दिवस बताता है कि जब सत्ता तानाशाही बन जाती है तो जनता उसे उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। आपातकाल कोई राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं, बल्कि कांग्रेस और एक व्यक्ति की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का परिचायक था। प्रेस की स्वतंत्रता कुचली गई, न्यायपालिका के हाथ बांध दिए गए और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया। देशवासियों ने सिंहासन खाली करो का शंखनाद किया और तानाशाही कांग्रेस को उखाड़ फेंका। इस संघर्ष में बलिदान देने वाले सभी वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वहीं गृह मंत्री अमित शाह द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर किताब का विमोचन करेंगे। ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आपातकाल के समय युवा आरएसएस प्रचारक थे, उस समय उनकी आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। इसमें पीएम के साथ काम करने वाले लोगों के अनुभवों को भी शामिल किया गया है। ये पुस्तक युवा मोदी के शुरुआती सालों पर नई रोशनी डालती है, जिन्होंने अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई में अपना सर्वस्व लगा दिया। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने इस पुस्तक को संकलित किया है। इसमें लोकतंत्र के आदर्शों के लिए संघर्ष कर रहे युवा मोदी की निश्चित तस्वीर देखने को मिलती है। ये पुस्तक उन लोगों के साहस और दृढ़ संकल्प को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया। ये पुस्तक हमारे समय के सबसे परिवर्तनकारी नेताओं में से एक नरेंद्र मोदी को गढ़ने वाले शुरुआती परीक्षणों की एक दुर्लभ झलक प्रदान करती है। इस पुस्तक का प्रकाशन पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने लिखा है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इमरजेंसी के समय जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज उठाई, संविधान की रक्षा की, उन्हें जेलों में डाल दिया गया। जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज उठाई, जिन्होंने लोकतंत्र बहाली के लिए आंदोलन चलाया, जो संविधान की रक्षा के लिए जेलों में गए, मैं मानता हूं कि आजादी की तीसरी लड़ाई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फिर दूसरा स्वतंत्रता संग्राम, और ये तीसरा ही था जब पूरे देश में आपातकाल लगा के दमन चक्र चलाया गया। तो उन्होंने बहुत कुर्बानी दी। मैंने बताया कई के छोटे मोटे कारोबार करते थे, व्यापार ठप हो गया, बीमार हो गए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाई। उनको लोकतंत्र सेनानी कहना ही चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश में हमने किया था। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस को तो इस पाप, अत्याचार, अन्याय के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस को तो माफी मांगना ही चाहिए इस पाप के लिए, इस अत्याचार के लिए, अन्याय के लिए, जिसमें कई लोग मारे गए, और अन्याय भी कैसे कैसे हुए। तुर्कमान गेट कौन भूलेगा, जहां लोग गोलियों से भून दिए गए थे। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, 50 साल पहले 25 जून को कांग्रेस पार्टी द्वारा आपातकाल लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थीं। आज ही के दिन 1975 में कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थी। कांग्रेस पार्टी के कुकृत्यों को देश की जनता अच्छी तरह समझती है। हम सब कार्यकर्ता जन जन तक कांग्रेस के कुकृत्यों को पहुंचाने का काम करेंगे, उस काले अध्याय को याद दिलाने का काम करेंगे। जब संविधान सस्पेंड कर दिया गया था, पूरी तरह से जो हमारे अधिकार हैं, आने जाने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया था, और केवल कांग्रेस ने अपने नेता की कुर्सी बचाने के लिए इसको कृत्य को किया था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के ऐतिहासिक पत्रों की वापसी को लेकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी आमने सामने आ गए हैं। सोनिया गांधी से मांगे जाने के बावजूद नेहरू के पत्र वापस न मिलने पर प्रधानमंत्री संग्रहालय कानूनी रास्ता अख्तियार करने जा रहा है। सवाल है कि सोनिया गांधी को नेहरू के पत्र लौटाए जाने में क्या दिक्कत हो सकती है। नेहरू देश की राजनीतिक बहसों के केंद्र में तो छाए ही रहते हैं। अब उनके लिखे पत्र विवाद का नया मुद्दा बनने जा रहा है, और ये मुद्दा राजनीति से कानूनी लड़ाई की तरफ बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि ये पत्र 2008 में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के पास पहुंचाए गए। पीएमएमएल यानी प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी चाहती है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पंडित नेहरू के लिखे पत्रों को लौटा दे। पीएमएमएल की तरफ से इस सिलसिले में सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा जा चुका है। सोनिया गांधी की तरफ से रिस्पांस न मिलने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी पत्र के जरिए गुजारिश की गई है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई है। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी की सालाना आम सभा की बैठक में इस मसले पर गंभीरता से विचार विमर्श हुआ है और आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई आम सभा की बैठक में सोसाइटी के उपाध्यक्ष राजनाथ सिंह और कई सदस्य शामिल हुए। दिल्ली के 3 मूर्ति मार्ग पर 15,600 स्क्वायर मीटर में प्रधानमंत्री संग्रहालय देश के प्रधानमंत्रियों के नाम है। फरवरी 2024 में भी आम सभा की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी, और उसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और धर्मेंद्र प्रधान सहित कई सदस्य शामिल हुए थे। तब भी ऐसी ही राय बनी थी कि नेहरू से जुड़े दस्तावेजों को वापस मंगाया जाना चाहिए और उनके स्वामित्व, संरक्षण, कॉपीराइट और उनके इस्तेमाल जैसे पहलुओं पर कानूनी राय ली जाए। ये दस्तावेज नेहरू की विरासत की उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी की तरफ से म्यूजियम को दिए गए थे। दिसंबर 2024 में पीएमएमएल सोसाइटी के सदस्यों ने राहुल गांधी को पत्र लिखा था कि वो अपनी मां से बात करें और नेहरू से जुड़े दस्तावेज म्यूजियम को लौटा दिए जाएं। कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इजराइल ईरान के बीच मौजूदा हालात के मद्देनजर भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु लगातार जारी है। आज सुबह 10:30 बजे भारतीय वायुसेना के विमान से 224 भारतीय नागरिक इजराइल से भारत लौटे। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने वतन वापसी पर भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 818 भारतीय नागरिक इजराइल से स्वदेश लौट चुके हैं।
इसराइल से 224 भारतीयों को स्वागत किया है। अभी तक इसराइल से 850 लोग आए हैं। सब लोग खुश हैं क्योंकि युद्ध के संदर्भ में दूसरा देश में रहना बहुत डर लगता है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स भी है। कई लोग उधर काम करने के लिए गए, कई लोग पढ़ाई के लिए गए। इसलिए आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारा भारतीयों को वापस लेने का काम कर रहे हैं। हमारा देश पहली बार ईरान एंड इसराइल से उसको रक्षा करने के काम, वापस लाने के काम कर रहे हैं। हमारा लोगों के साथ श्रीलंकन आए हैं, नेपाली भी आए हैं। भारत सरकार सबका रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह मोजाम्बिक दौरे पर हैं। मापुटो में उन्होंने भारतीय समुदाय से मुलाकात की। इस दौरान कीर्तिवर्धन सिंह ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास गाथा और देश में हो रहे समावेशी और सकारात्मक परिवर्तनों पर चर्चा की। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।